ओके नाउ राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और अगर मैं तुमसे पूछूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या डिफरेंस है, तो कुछ डिफरेंसेस मैं लिखवा ही दूंगा, बट अगर ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो एनर्जी हो गई जब हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, है ना, जब हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया किसी एटम में, आयन पे, जब हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो जो एनर्जी का चेंज है वो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया। लेकिन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होते हैं वो कहाँ से आती है उसको देखो। लेट से हमारे पास एक ऐसा कोई कंपाउंड है ना, जिसके बीच में एक ए और बी का एक कंपाउंड है, जिसके बीच में हमें एक कोवेलेंट बॉन्ड मिला है ना। अब इस कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन जो है 3 केसेस हो सकते हैं। पहला केस क्या हो सकता है कि ए के और बी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ए अपनी तरफ खींच रहा है ना। आइडियली तो क्या होना चाहिए, जैसे ए है और बी है ना, इसके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इस तरीके से होना चाहिए, दोनों के एकदम मिडिल में, है ना, जो ओवरलैपिंग हो वो इधर मिडिल में होना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि अगर ए इसे खींचे तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है थोड़ा सा ए की तरफ शिफ्ट हो जाए, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ए की तरफ शिफ्ट हो रहा है, एक तो केस ये हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है भाई कि ए और बी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बी की तरफ खिसके जा रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है थोड़ा सा बी की तरफ खिसका हुआ है, गॉट इट। और एक हो गया कि ये कहीं भी नहीं खिसक रहा, बिल्कुल मिडिल में है। आर बी क्लियर? तो ए बी के इलेक्ट्रॉन या तो ए की तरफ खिसकते हैं या फिर बी की तरफ खिसक सकते हैं या फिर बीच में हो सकते हैं ए बी के। आर बी क्लियर? ठीक है जी। अगर ए की तरफ इलेक्ट्रॉन खिंचा हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड ए की तरफ खिंचा हुआ है, तो हम बाय कन्वेंशन क्या कहते हैं, ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। अगर बी की तरफ खिंचा हुआ है तो हम कहेंगे बी, भाई यूँ समझो ना, ए की ज्यादा भूख है, पहले वाले केस में ए की ज्यादा भूख है, इलेक्ट्रॉन की तो अपनी तरफ खींच के रखता है, उसको ज्यादा प्यार है इलेक्ट्रॉन से तो अपनी तरफ खींच के रखेगा। यहाँ पर बी को ज्यादा प्यार है तो वो अपनी तरफ खींच के रखेगा, तो हम कह सकते हैं बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसको नेगेटिव चार्ज से बड़ा प्यार है तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी जो है उसकी ज्यादा है और बी की इलेक्ट्रॉन की खींचने की टेंडेंसी इस केस में ज्यादा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। और अगर ये दोनों है तो ए एंड बी आर इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर हो गया? ये 3 केसेस होते हैं। तो इसके बेसिस पे अगर हम इसकी डेफिनेशन देना चाहें तो क्या देंगे, लिखो, द टेंडेंसी ऑफ एनी एटम to attract shared pair of electrons, the tendency of any atom to attract shared pair of electrons towards itself in a covalently bonded molecule, ठीक है। ये तुम्हारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी लिख लो और करके, और नेक्स्ट लाइन में लिखना, और नेक्स्ट लाइन में लिखो, अ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द एबिलिटी। भाई टेंडेंसी की बात है, टेंडेंसी को हम न्यूमेरिकली या क्वांटिटेटिवली तो एक्सप्रेस कर नहीं सकते, हमें क्वालिटेटिवली उसको देखना पड़ेगा। तो लिखो चलो ठीक है, ऐसे लिख लो, अ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ बॉन्डेड एटम, अ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ बॉन्डेड एटम इन अ केमिकल कंपाउंड, या इन अ कोवेलेंट कंपाउंड लिखना, इन अ कोवेलेंट कंपाउंड टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू इटसेल्फ, टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। ये क्लियर होगी, बेसिक समझ में आ गया ना भाई। कभी भी बॉन्डेड होगा कोवेलेंटली तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो ज्यादा खींच पाएगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इतना ही। तो हमेशा क्या होगा, ये रिलेटिव होगी, ये प्रॉपर्टी रिलेटिव होगी। क्लियर है ना? यहाँ पे दिख रहा है ना कि ए और बी में अगर मान लो इसके हम कहते हैं कि ए और बी है, तो बी इज ए, लेट्स से सपोज कि ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी, तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके का कुछ केस होगा। मान लो कि बी मान लेते हैं, बी इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, तो क्या होगा यहाँ पर, ऐसा कुछ होगा। अब अगर मान लो ऐसा कुछ आ जाए, इसमें अगर मैं कह दूँ कि ए जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मैं कहता हूँ ए इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सी, तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींचे होंगे। तो तुम देख रहे हो कि जब ऐसा था तो ए इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पा रहा था, वो दे रहा था एक तरीके से, और बी ले रहा था। लेकिन यही ए जब हमने दूसरी जगह पे यूज़ किया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इंस्टेड ऑफ गिविंग। तो ये प्रॉपर्टी रिलेटिव है, और ये प्रॉपर्टी ज़रूरी नहीं है कि जो इसका क्वालिटेटिव मेजर हो हर बॉन्ड में, हर कंपाउंड में सेम आए, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान आई तो उसमें ये समझ में आई, उसको लिखो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी, is not a measurable quantity and is not constant। भाई अगर क्वालिटेटिवली मेजर कर रहे हैं तो कांस्टेंट नहीं है, is not a measurable quantity and is not constant, ठीक है। फुल स्टॉप लिखो ना। it varies depending on the element to which
टू विच इट इज बॉन्डेड, किससे बॉन्डेड है वो भी इंपॉर्टेंट है। गॉट इट? ठीक है जी। तीसरा चीज लिखो इसमें, इट डज नॉट प्रोवाइड it does provide a means to predicting the nature of force. It does provide the means of predicting the nature of force that holds a pair of atoms together. जैसे अगर तुम यहाँ पे देखो, इधर पे क्या होता, अगर ये इलेक्ट्रॉन खींचता तो ये स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव हो जाता। यहाँ पे तो दोनों में कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होता, यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव, यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव। तो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की काइंड ऑफ थोड़ी बहुतायत हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, है ना। ठीक है, तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पे पोलराइजेशन हो रहा है, और जब कभी भी बॉन्ड पोलराइज्ड हो या फिर इसमें तो शेयर्ड हो रखे इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर मान लो इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएं, या तो कोई देने वाला हो और कोई लेने वाला हो, तो वो बॉन्ड आयनिक बॉन्ड हो जाता है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का सेपरेशन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का इधर से एक तरफ जाना हो रहा है, ये बता सकता है कि ये बॉन्ड कोवेलेंट है या आयनिक है या कोवेलेंट आयनिक का कुछ मिक्सचर है। ठीक है, ये समझ में आया ना कि हालांकि हमें नहीं पता, मेजरेबल नहीं है ये क्वांटिटी, लेकिन हम फिर भी एक प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसका नेचर कैसा होगा, इसका कंप्लीटली कोवेलेंट नेचर होगा या कंप्लीटली आयनिक नेचर होगा या समवेयर इन बिटवीन होगा, है ना। तो लिखो, वी कैन प्रेडिक्ट द कोवेलेंट और आयनिक नेचर ऑफ द बॉन्ड। वी कैन प्रेडिक्ट द कोवेलेंट और आयनिक नेचर ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वैल्यू ऑफ En डिपेंड्स ऑन Eg एंड IE। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और IE दोनों पे डिपेंड करती है। कैसे? जिसका IE सबसे कम होगा, नहीं सॉरी, जिसका IE सबसे ज़्यादा होगा और जिसका Eg सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी। तो लिखो, मतलब एक गैस है, कोई ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं है ये। हम क्या कर रहे हैं, क्वालिटेटिवली मेजर कर रहे हैं कि इसका ज़्यादा उसका कम, है ना। हम ये तो नहीं कह रहे कि इसकी 100 उसकी 80, ऐसे नहीं कह रहे, हम कम ज़्यादा कह रहे हैं, है ना। किसी की हाइट होती है, दो बच्चे खड़े होते हैं, हम क्या कहते हैं कि ये बड़ा लंबा है, ये इससे छोटा है, ये कह सकते हैं ना। हम एक्जैक्ट हाइट तो नहीं बता पाते कि इसका 1.75 मीटर है, इसका 1.57 मीटर है ना, ऐसा कुछ नहीं बता पाते। तो एक क्वालिटेटिव वे में हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स, या वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स ऑन Eg and IE. Higher the IE and more negative the Eg, higher the IE and more negative the Eg, higher will be the electronegativity. अब ध्यान से हम देखते हैं कि Eg और En में डिफरेंसेस क्या है। थोड़े बहुत मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। जैसे तुम देख रहे हो कि भाई बाय डेफिनेशन वो एनर्जी है, ये सिर्फ एक काइंड ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। दूसरा, उसमें हमने सिर्फ एक एटम की बात करी थी, एक एटम वाज एबल टू डिफाइन इट, हमने एक एटम को यूज़ करके उसको डिफाइन कर लिया, तो एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टी हो गई। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल को हमने लेना पड़ रहा है ना, और तब हम इस चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं, तो ये रिलेटिव हुआ और मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी हो गई। गॉट इट? तो इस तरीके से तो लिखो, दो ऐसे वो बना लेना, टेबल बना लेना, एक जगह लिख लेना Eg और एक लिख लेना En। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी फर्स्ट और डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन क्या है इसकी वो लिख लेना, और इसकी भी डेफिनेशन अभी जो मैंने बोली वो लिख लेना। तो फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड क्या हो गया कि इट इज़ एनर्जी एंड क्वांटिफाइबल। इट इज़ एनर्जी एंड क्वांटिफाइबल, मतलब बेसिकली एनर्जी भी ना क्वांटिफाइबल है, और ये क्या हो गई, ये क्वालिटेटिव हो गई। ठीक है जी, क्वालिटेटिव। तीसरा तुम लिख सकते हो, दिस इज एटॉमिक प्रॉपर्टी, एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टी और एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टी, और ये होगी मॉलिक्यूलर पीरियोडिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर पीरियोडिक प्रॉपर्टी, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जा सकती क्योंकि रिलेटिव है। इसको लिख लो, एब्सोल्यूट वैल्यू पॉसिबल, इसकी रिलेटिव वैल्यू पॉसिबल, क्योंकि हमेशा किसी के रिलेटिवली कैलकुलेटेड है ना ये, रिलेटिव वैल्यू पॉसिबल। वैल्यू कैसे, वैल्यू इसकी वैल्यू पे कैसे निकलती है, इसके लिए कुछ स्केल्स बनाए गए हैं, पाउलिंग स्केल है, ऑल्ड्रेड-रदरशॉफ स्केल है और मिल्टन का स्केल है ना। तो उनमें से तीनों को हम जो फॉर्मूले हम तीनों को लिख लेंगे, उसमें जो एक फॉर्मूला यूज़ होने वाला है वो पाउलिंग का है, बाकी दोनों तो मैं ऐसे दे दूंगा तुमको, वो नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रॉब्ली कर लेंगे या शायद आज ही कर लें। फोर्थ, ये तुम्हारा फोर्थ क्या होगा, फोर्थ वन इज एटॉमिक प्रॉपर्टी। हाँ, यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट तुम्हारी होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है, या किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल। यहाँ पे क्या होता है, यूनिटलेस। क्यों भाई? क्योंकि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, किसी के रिलेटिव ही मेजर हो रही है, जो भी चीज़ रिलेटिव मेजर होती है हमेशा यूनिटलेस होती है। गॉट इट? ठीक है, तो ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले ये कर लेते हैं, फिर एंड में हम क्या करेंगे, स्केल्स की बात कर लेंगे और बाकी चीज़ें हम कल देखेंगे। ठीक है, कितना टाइम हो गया?
46, ठीक है। आई थिंक वील बी एबल टू डू दैट मच। लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फर्स्ट इज साइज, फर्स्ट इज साइज। भाई साइज, क्योंकि मैं क्या बता चुका हूँ कि ये हायर IE और मोर नेगेटिव EGE के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक तरीके से है ना। तो जो उनका वेरिएशन था वो इसका भी होगा। अगर साइज छोटा है ना, तो हम क्वालिटेटिवली कह सकते हैं कि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो साइज लिखो फर्स्ट, साइज, स्मॉलर द साइज हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। साइज में लिखो स्मॉलर द साइज हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। दैट इज EN इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है, तो हम कह सकते हैं EN इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो इसमें तुम देख ही चुके हो। सेकंड, अच्छा अब हम Z इफेक्टिव की बात कर लेते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। अगर इन जनरल तुम देखो तो ऐसा होना चाहिए कि Z इफेक्टिव के साथ में ये EN इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव। क्लियर होगी बात, सिंपल से, जिसका Z इफेक्टिव ज़्यादा होगा उसका EN भी ज़्यादा होगा। थर्ड इज चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन। अगर हम कैटायन की बात करते हैं, जैसे मान लो M+ है, Mn+ है, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही स्मॉलर साइज हो जाएगा या उतना ही Z इफेक्टिव बढ़ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना ज़्यादा चार्ज मतलब जितना N की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो लिखो EN इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन अ कैटायन, ठीक है। फोर्थ लिख सकते हो चार्ज ऑन अनायन। भाई अनायन के चार्ज के साथ कैसे वेरी करेगा। भाई अनायन की अगर हम बात करें तो जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो साइज बढ़ता है, और जितने इलेक्ट्रॉन्स, जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतने इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे और उतना ही साइज बढ़ेगा। जितना ज़्यादा चार्ज, जैसे अगर मैं N या M- की बात करूँ, M जितना बड़ा होगा उतने इलेक्ट्रॉन ऐड हो चुके होंगे ना इस पर, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए उतना साइज बढ़ गया होगा, और जितना साइज बढ़ गया होगा उतना ही Z इफेक्टिव कम हो गया हो। तो M जितना बड़ा होगा EN उतना ही कम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दैट EM इज 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ अनायन, ठीक है। तो ये चीज़ लिखो। नेक्स्ट वन इज ये चार्ज ऑन अनायन हो चुका है, चार्ज ऑन कैटायन हो गया, ठीक है। ये हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करता है। हाइब्रिडाइजेशन मैंने तुम्हें अभी तक पढ़ाया नहीं है, वो तुम्हारे नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, बट मैं तुम्हें लिखवा रहा हूँ, ठीक है। एक बेसिक तो आइडिया मैं तुम्हें दे दूंगा, या इनके, अच्छा पहले इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं यार, एक आधा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, लेट्स से वी हैव Fe2+ और Fe3+, मतलब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी या इसकी, जितना ज़्यादा चार्ज उतनी ज़्यादा, ठीक है। अगर मैं Pb की बात करूँ, Pb2+ और Pb4+, इन दोनों में किसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी। अगर मैं Mn की बात करूँ तो Mn2+ की लेस होगी Mn4+ से, इसकी ज़्यादा मतलब इसकी लेस होगी Mn6+ से, और इसकी कम होगी Mn7+ से, ठीक है। तो ये क्लियर होगी बात। अच्छा ओके, अभी चार्ज की अगर हम बात करें तो N3-, N2- और N-, इनमें सबसे ज़्यादा इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर O2-, अगर O- में देखें तो इसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो लेसर चार्ज विल बी हायर या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और लास्ट वाला जो पार्ट है दैट इज़ दी स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फिफ्थ वन, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो अभी के लिए जस्ट मैं बेसिक बता रहा हूँ बहुत। 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, sp2 एंड sp3, ठीक है। तो sp2 एंड sp3। sp का मतलब हुआ कि दो, एक s और एक p, है ना, एक s और एक p ने मिलके ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाया है, ठीक है। इसको बस इतना से देख लो। इस वाले केस में एक s और एक p ने मिलके यहाँ पे दो ऐसे करके छोटे वाले ऐसे दो ऑर्बिटल बना दिए, जिनको हम sp ऑर्बिटल्स कहते हैं, ठीक है। इसके केस में क्या होगा, एक s और दो p ने मिलके यहाँ पर 3 sp2 ऑर्बिटल्स बना दिए, और इसमें एक s और 3 p ने मिलके, ठीक है, ये हो गया। इसने मिलके 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बना दिए, ठीक है। ये 4 sp3 ऑर्बिटल्स बना दिए। इतना समझो अभी के लिए बस।
तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि इन ऑर्बिटल्स में s कैरेक्टर कितना होगा, s कैरेक्टर, या इसको पीछे लिख लेते हैं, s कैरेक्टर कितना होगा, ठीक है। तो इस वाले ऑर्बिटल में देखो एक ये है एक p है, तो 50% मतलब या फिर 1/2 और 1/2। इसमें क्या है, एक s है और 2 p हैं, तो टोटल कितना हो गया 1/3 या फिर 33.33, या फिर इसमें क्या हो जाएगा 1/4 और 25%। तो जिसमें जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ s होगा वो ऑर्बिटल उतना ही न्यूक्लियस के क्लोज होगा। भाई s सबसे क्लोज होता है न्यूक्लियस के, तो sp जो होगा वो क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस होगा, और जो जितना ज़्यादा न्यूक्लियस से क्लोज होगा उसमें इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो लिखो हायर दी परसेंटेज s कैरेक्टर, हायर दी परसेंटेज s कैरेक्टर, तुम इसको नोट कर लेना, उसके नीचे लिखना हायर दी परसेंटेज s कैरेक्टर, हायर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हायर विल बी दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिकॉज s subshell is the closest to the nucleus, because s subshell is the closest to the nucleus, oh I think कुछ और चीज़ें भी रह गई, चलो कोई बात नहीं, इसको नहीं ठीक है, इसको बाकी हम कल देख सकते हैं वो जो चीज़ें हैं, है ना। क्या बोला था, higher the s, because s is the closest, s subshell is the closest to the nucleus, and higher the s percentage more closer, yeah, higher will be the tendency of those orbitals, higher will be the tendency of those hybridized orbitals to attract electrons, higher will be the tendency of those orbitals to attract इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें अगर मैं कहूँ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp की, फिर sp2 की, एंड देन sp3 की। ये ध्यान रखना बेटा, ये तुम्हारी ऑर्गेनिक में बहुत आएगा, और इनफैक्ट अगले चैप्टर में तो डेफिनेटली आएगा, लेकिन ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, ये हमेशा ध्यान रहे, ठीक है। कुछ भी भूलने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें बाकी जो इसके जो वेरिएशंस हैं नेगेटिविटी का वेरिएशन, कुछ अगर एक्सेप्शंस होंगे वो, और इसके जो इंपॉर्टेंस है वो हम कल देखेंगे। अभी हम एक लास्ट चीज़ देख लेते हैं, इसके स्केल्स जो हैं, ठीक है। स्केल्स फॉर मेजरमेंट लिखो, स्केल्स फॉर मेजरमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है जी। स्केल्स ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कौन कौन से स्केल्स होते हैं, 3 स्केल्स हैं, ठीक है। लिखो देयर आर 3 स्केल्स फॉर quantifying, there are 3 scales for quantifying electronegativity. First is Pauling scale, ठीक है। फर्स्ट इज पाउलिंग स्केल। पाउलिंग स्केल क्या है, इसमें आर्बिट्रेरीली उसने f को 4 वैल्यू दे दी, और f के रिस्पेक्ट में बाकियों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को काइंड ऑफ गेज किया f के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो लिखो एन आर्बिट्रेरी वैल्यू ऑफ 4 was given to an arbitrary value of 4 is given to fluorine, the most electronegative atom, ठीक है, the most electronegative atom। यहाँ पर इस तरीके से लिखें इसको, नहीं सॉरी, तो एक कैलोरी है, ये फॉर्मूला है, इसमें तुम इसे याद कर सकते हो, मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड द वैल्यू ऑफ, देखो एंड द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड द EN वैल्यूज ऑफ अदर एलिमेंट्स आर कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला, ठीक है। तो इसमें XA और XB, अगर A को मैं F मान लूँ और B को मान लो कोई भी और हो, वो O हो सकता है, H हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो HF का जो बॉन्ड होगा, मतलब मान लो H ले लेते हैं, लेट्स से एग्जांपल के तौर पे, इसमें एग्जांपल के तौर पे लेट्स से A मतलब तुम्हारा F है और B मतलब तुम्हारा H है, लेट्स से
ठीक है। तो यहाँ पर जो EAB है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी, मतलब एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ AB बॉन्ड है ना। AB बॉन्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, HF बॉन्ड, सॉरी FH बॉन्ड, ठीक है जी। और EAA क्या होगा, EAA विल बी बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ AA बॉन्ड विच इज FF बॉन्ड, ठीक है। और EBB क्या होगा, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ BB बॉन्ड और HH बॉन्ड। क्लियर होगी बात। तो हमेशा ध्यान रखना है कि बॉन्ड एंथैल्पी किसकी तरफ, ये बस यहाँ पे वैल्यू डालोगे, तुम्हारा XA तो तुम्हें पता है 4 है और XB तुम्हारा निकल जाएगा। तो यहाँ पे XA XB क्या है, XA XB इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A एंड B, ठीक है। और यहाँ EAB EAB AA BB ये तुम्हें हम बता चुका है। देयर इज नो डायरेक्ट मेथड, देयर इज नो डायरेक्ट मेथड टू डिटरमिन, there is no direct method to determine the electronegativity of an element, the electronegativity of an element, but the following two relative methods are available, but the following two relative methods are available, ठीक है। फर्स्ट इज पाउलिंग स्केल। पाउलिंग स्केल में सीधे सीधे बता दिया था कल मैंने कि उसने अज्यूम किया कि जो तुम्हारा फ्लोरीन है, फ्लोरीन को उसने 4 आर्बिट्रेरली उसने 4 वैल्यू दे दी, ठीक है। तो उसने फ्लोरीन को 4 वैल्यू दे दी और उसके बेसिस पे उसके रिलेटिव उसने बाकियों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर किया। तो तुम देख रहे हो जैसे मैंने यहाँ पे HF का कल एग्जांपल लिया था, ये सब चीज़ें उसी के हिसाब से लिखी थी कि A को अगर तुम F मान लो तो B को क्या मान लोगे, H, ठीक है। तो इतना ही होगा। अच्छा, इसमें कल में और आज में जो चेंज है वो है इस चीज़ का कि कल यहाँ पे मैंने अरिथमेटिक मीन लिखा था, दिस इज अरिथमेटिक मीन, यहाँ पे मैं ज्योमेट्रिक मीन लिख रहा हूँ, ठीक है। तो कई बुक्स में ये अरिथमेटिक मीन दिया होता है, कई बुक्स में ये ज्योमेट्रिक मीन दिया होता है, ठीक है। तो after some excogitation, some more research, I found that this is more important, yeah, more accurate, ठीक है। ये ज़्यादा accurate है। क्लियर होगी ये बात। इसको तुम इसको भी अंडर रूट में लेके आ सकते हो, ठीक। ये ऊपर वाला किलो कैलोरी में है, ये वाला किलो जूल में है। अगर तुम देखो तो इसमें और इसमें ऑलमोस्ट 2 का फासला है, 2 से थोड़ा ज़्यादा। तो तुम देखते हो कि 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल्स, ये होता है। अगर मैं इसको अंडर रूट करूँगा तो कितना जाएगा, ऑलमोस्ट 2 के आसपास आ जाएगा। भाई ये अंडर रूट 4 हो जाएगा ना, ये अंडर रूट 4 क्या हुआ, 2 के आसपास, तो 4.2 2.05 के आसपास कहीं होगा, ऐसा कुछ होगा, है ना। तो अंडर रूट ऑफ कैलोरी क्या आ जाएगा, 2। तो इसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो 2 से डिवाइड करते इतना कुछ आ गया, ये गॉट इट। ये चीज़ें हो गई तुम्हारी पाउलिंग स्केल की, इसमें ज़्यादा कुछ और है नहीं, ठीक। इसमें मैं कल लिखवा ही चुका हूँ कि EAB और EAA और EBB क्या है तुम्हारे बॉन्ड एंथैल्पीज। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। यहाँ पे हम जो ये पाउलिंग स्केल या जो ये स्केल्स डिफाइन कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए, तो कौन से उसके लिए डिफाइन कर रहे हैं, वो कंपाउंड्स के लिए जिनमें विच आर कोवेलेंट, वी आर डिफाइनिंग दीज फॉर कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो A और B जो कनेक्टेड होंगे वो एक कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे, और इन दोनों की वजह से, मतलब इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन एक तरफ खींचे चले जाएंगे और दूसरी तरफ से दूर चले जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट योर दिस स्केल इज अबाउट, है ना। और यहाँ पर तुम देख ही चुके हो X है, इसको चाय A चाय B भी बोलते हैं, मैं X XB बोलता हूँ, चाय A चाय B क्यों बोलना भाई, है ना। हमें चाहिए है, हमें चाहिए B, ठीक है। एनर्जी ऑफ A एंड B, तो सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A एंड B। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट दी Millikan Jaff स्केल, Millikan Jaff स्केल, ठीक है। तो Millikan और Jaff के स्केल में क्या किया था इन्होंने IE आयनाइजेशन एंथैल्पी माइनस EGE, ठीक है। या तो तुम इसको दोनों तरीके से लिख सकते हो। भाई इसको डिफाइन कैसे किया है इसने, दिस स्केल, कि तुम्हारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल्स टू IE माइनस EGE अपॉन 2। एक्चुअली में उन्होंने डिफाइन तो किसी और तरीके से किया था, लेकिन मैं किसी और तरीके से कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यूजुअली नहीं लिखते। उसने जो एक्चुअली में कहा था वो कहा था इट इज़ द एवरेज ऑफ IE एंड EA। उसने जो एक्चुअली में कहा था वो ये कहा था, ठीक है, एवरेज ऑफ IE एंड EA, ठीक है। यहाँ पे EA कैन नॉट बी लेस देन 0, कांट बी लेस देन 0, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अगर मैं इसे EGE के टर्म्स में लिखूंगा तो इसको मेरे को ऐसे करना पड़ेगा ना, नेगेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंट ये रिलेशनशिप ये होती है, हाँ है ना। क्लियर इनफ, सिंपल है, ये हो गया जी। कहाँ थे हम, हाँ ठीक है, इतना क्लियर हो गया भाई। माइनस ऑफ EGE, ये तुम्हारे पास आ गया, ठीक। ये जो यहाँ पे वैल्यूज़ हैं, जो IE है वो क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और EA और EGE क्या है, इलेक्ट्रॉन
एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो भी यूज करनी है वैल्यू यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करनी है। क्लियर होगी ये बात? ठीक है, तो दिस इज व्हाट हाउ योर एक्सए इज डिफाइंड। गॉट इट? किसी भी एलिमेंट के लिए डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है जी। अगर हम देखें ध्यान से इसको और जो तुम्हारा पाउलिंग स्केल है उसको कंपेयर करके देखें तो इन दोनों के बीच में 2.8 का रिलेशनशिप है। मतलब अगर मैं बोलूँ पाउलिंग स्केल जो है दैट इज इक्वल्स टू 2.8 टाइम्स दैट ऑफ नहीं, मिल्किन जाफ जो है वो पाउलिंग स्केल के 2.8 टाइम्स है। तो पाउलिंग स्केल के, क्योंकि पाउलिंग स्केल हम वाइडली यूज करते हैं तो हम ई एन पाउलिंग स्केल, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू आई ई प्लस, या मैं माइनस में ले रहा हूँ क्योंकि हम इसी में डील करते हैं तो हम इसी में डील करेंगे। आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू। ठीक है, अपॉन 2 इंटू 2.8 कितना जाएगा ये? इसको हटा के मैं 5.6 लिख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो क्लियर होगी बात? क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर ये अभी भी जो IEEG है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। मान लो तुम्हारे पास किलो जूल में पड़ा है तो किलो जूल में क्या करने का है तुमको? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 EV इक्वल्स टू 96.5 किलो जूल पर मोल। हालांकि मैं यूजुअली 96 लेता हूँ, एक्चुअल वैल्यू 96.5 आती है। ठीक है, तो अगर तुम्हें ये इसमें दी है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ईवी में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें उस वैल्यू को डिवाइड करना पड़ेगा 96.5 से। ठीक है, तो अगर मान लो किलो जूल में वैल्यू पता है हमें तो IE माइनस EGE अपॉन 5.6 इंटू 96.5। ठीक है, जब हमें वैल्यूज़ किस में पता होंगी? किलो जूल पर मोल में। मतलब इन दोनों की वैल्यूज़ हमारी किलो जूल पर मोल में होगी। और अगर हमारे पास IE माइनस EGE जो है ये दोनों की दोनों किलो कैलोरी में पड़ी हैं तो हम क्या करेंगे? 5.6 इंटू 96.5 और ऊपर 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर ये वैल्यूज़ किलो कैलोरी में मिल रही होंगी तो तुम एक फॉर्मूला याद कर लो यार, ये वाला सिंपलेस्ट जो है वो याद कर लो, बाकी सब अपने आप हो जाएंगे। ये सबकी वैल्यूज तुमको पता है भाई, ये रिलेशनशिप भी तुम्हें पता है। और एक कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल्स, 4.18 जूल्स होता है इनफैक्ट। ठीक है, वो भी तुम्हें पता है। गॉट इट? ओके, नाउ ये तो तुम्हारी ठीक है, ये तो तुम्हारे स्केल्स हो गए मिल्किन एंड जाफ। ठीक है, इसको करोगे तो 540 के आसपास आता है ना? दिस कम्स आउट टू बी अराउंड 540। ये जो है इक्वल टू 540 होता है, तो लिख लेना फॉर्मूला। ये तुम्हारे स्केल्स हो गए। अब इनके ट्रेंड्स की बात करते हैं, है ना? ये सेकंड था, दिस वाज सेकंड। ठीक है, तो ट्रेंड्स में इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, सिंपल सा ट्रेंड है इसका। अगर मैं तुम्हें बताऊं भाई, देखो हमने क्या बोला है, EGE और IE का जो ट्रेंड होगा वही एंथैल्पी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी ट्रेंड होगा। ठीक है, जनरल ट्रेंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखो ट्रेंड्स। ठीक है, ट्रेंड्स में हम क्या लिख सकते हैं? पीरियोडिसिटी ऑफ EN। ठीक है, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। तो पीरियड भाई दो ही तो है, या तो पीरियड या फिर ग्रुप। तो पीरियड में कहाँ से कहाँ जाएंगे? पीरियड में हम जाएंगे लेफ्ट टू राइट। ठीक है जी, अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा? लेफ्ट टू राइट जाएंगे जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, साइज डिक्रीज करेगा, साइज डिक्रीज करेगा तो IE जो है वो इंक्रीज करेगा और जो EGE है वो मोर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और अगर वो मोर नेगेटिव होगा तो हम कह सकते हैं दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी इन जनरल। ठीक है, ओके, सेम थिंग अगर हम बात करें ग्रुप के लिए। ठीक है, डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप का मतलब क्या हुआ? टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम में क्या हुआ? जेड इफेक्टिव तो सेम सा रहता है ना? सेम रहेगा। साइज जो है वो इंक्रीज करेगा तो IE जो है वो डिक्रीज करेगा और EGE जो है वो लेस नेगेटिव हो जाएगा या पॉजिटिव हो जाएगा, है ना? या तो पॉजिटिव, मतलब बेसिकली पॉजिटिव की तरफ भागेगा। तो EN जो होगा इन जनरल इट शुड डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? तो इसमें एक दो चीज़ें देख लो, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो EGE के साथ किस तरीके से काइंड ऑफ कनेक्टेड होती है। तो इसमें लिखो इसमें इसके रीजन समझ में आ गए ना? मतलब मैं इसके अब इसके डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, सिंपल लिखो द ट्रेंड इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ IE एंड EGE। द ट्रेंड इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ IE एंड EGE। ठीक है, अच्छा इसमें लिखो नॉन मेटल्स या नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स
नॉन मेटालिक एलिमेंट्स हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब इलेक्ट्रॉन या गेन इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटालिक एलिमेंट्स हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो अगर नॉन मेटालिक एलिमेंट की टेंडेंसी गेन करने की है तो हम कह सकते हैं ना कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, है ना, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी। तो लिखो इसमें therefore it can be said that electronegativity is directly related to non-metallic properties of elements। ठीक है, इसको फर्दर एक्सटेंड कैसे कर सकते हो कि अगर नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मेटालिक से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ऑल्सो En इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तो अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो उसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा और मेटालिक कैरेक्टर घटेगा। क्लियर होगी बात? ठीक है। सो एंड ऑल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली रिलेटेड टू, प्रोपोर्शनल मत लिखो, रिलेटेड टू लिखो। ठीक है, प्रोपोर्शन एंड रिलेशन दो अलग चीज़ें होती हैं। इन्वर्सली रिलेटेड टू मेटालिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो लिखो इसमें अलॉन्ग अ पीरियड क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है तो इसलिए नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज करेंगे, मेटालिक प्रॉपर्टीज डिक्रीज करेंगे। तो लिखो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलॉन्ग अ पीरियड, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलॉन्ग अ पीरियड, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलॉन्ग अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, सो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एंड मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। ठीक है, सेम वे तुम ग्रुप के लिखोगे डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, देयरफॉर नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एंड मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ये तुमको पता ही है, अगर तुम ध्यान से देखो तो सेकंड पीरियड की अगर मैं बात करूं तो तुम इधर से इधर तक जाओगे तो तुम्हारा फ्लोरीन आता है विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, और अगर तुम फर्स्ट ग्रुप की बात करोगे तो तुम नीचे जाते हो, नीचे जाते जाते तुम सीजियम तक आओगे, सीजियम इज द मोस्ट मेटालिक एलिमेंट। तो तुम ये दोनों चीज़ें लिख सकते हो, है ना, सेकंड ग्रुप में। चलो मैं लिखवा देता हूँ उसको साथ साथ। अगर मैं सेकंड पीरियड की बात करूँ P2, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से ऐसे करके बात कर लेते हैं, बाकी तो और होंगे ही। ठीक है, इस तरीके से आएगा तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, तुम्हारा En क्या करेगा, इंक्रीज करेगा और ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। ठीक है ना, क्योंकि इधर इंक्रीज कर रहा है। और अगर मैं G1 की बात करूँ तो वो लिथियम से लेकर CS तक आएगा और यहाँ पे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कह सकते हैं इसको। ठीक है ना, क्लियर होगी बात, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। कूल, यहाँ पे तुम सब लिख सकते हो, लिखकर जो भी लिखना है तुम्हें। ठीक है, क्लियर होगी? ठीक है जी। अब कुछ वैल्यूज़ तुम्हें याद रखनी है, वो मैं लिखवा रहा हूँ, उन्हें याद करने का तरीका भी बता रहा हूँ। ठीक है भाई, तरीका क्या है, यहाँ पे अगर तुम देखो पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3 एंड पीरियड 4। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें कौन कौन से याद करने हैं वो देख लो बस। यहाँ पर तो तुम्हें H ही याद करना है। ठीक है, यहाँ पर CNOF टोटल 10 है, ये ध्यान रखना। ठीक है, PSCl Br एंड I। ठीक है, ये सब याद करने हैं तुमको 10 के 10। ठीक, ये वैसे भी याद हो जाती हैं, मैं क्या करके लिख रहा हूँ इनके आगे इनकी वैल्यूज़। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसकी होती है, फिर 3.5 इसकी होती है, फिर 3 इनकी। अच्छा एक मिनट रुको, कैसे, चलो ठीक है, पहले मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ 3। ठीक है, इसके बाद 3 के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू आती है दैट इज़ 2.8, वो इसकी होती है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारी आती है 2.5, वो इसकी होती है, वो इसकी होती है और इसकी होती है। ठीक है जी, फिर 2.1 आती है, वो इन दोनों की होती है। तो सारे के सारे काइंड ऑफ कवर हो गए। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर अगर मैं ग्रीन से गोला मार रहा हूँ तो मैं 2 जगह गोला मार सकता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों की सेम है। अगर मैं रेड से कुछ करूँगा तो लेट से रेड से वी हैव 2.5 वाले 3 है, तो रेड के बॉक्स में हमें 3 मिल गए। ठीक, अच्छा अब इसके अलावा ये तीनों तो रिपीट नहीं हो रहे हैं तो इसकी हम बात नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे इसकी कि ये ट्रपीजियम में डाल दिया मैंने इसको और इसको भी मैंने ट्रपीजियम में डाल दिया। हालांकि तुम्हें लग रहा होगा कि सर ये तो सेम ही है, बट एनीवे द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज बेसिकली ये जो 10 है तुम्हें इसमें से याद रखना है। सबसे हाई किसकी है, फ्लोरीन की, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन एंड क्लोरीन की। ठीक है, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की। ठीक, फिर ISC और फिर PH की। क्लियर होगी भाई बात ये? ठीक है, तो अब इसको लिख लो। इसमें इसकी जो सीक्वेंस होगी वो क्या होगी, मैं इसको एक सेकेंड रुको, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ। F देखो, F इज लेस देन O और N और Cl क्या है, N और Cl क्या है, इक्वल है। तो मैं इसको इन तरीके से लिख रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया फोन
कल, FON कल, ठीक है, लेस देन BR, नहीं सॉरी सर, मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो ग्रेटेस्ट हुआ ना, हम क्या कर रहे हैं बाबू, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है, BR, और फिर इसके बाद तो 1 2 3 4 5 हो चुके हैं, फिर ISC आएगा, फिर ऐसे समझ लो इसको, ISC, ठीक है, और ये ग्रेटर देन होगा PH, ठीक है, इस तरीके से इसको लिख लो, इसका जो वो है फ़ोन कॉल बराबर इश्क हना, या इश्क पहले है, फ़ोन कॉल बराबर इश्क पहले है, ठीक है, मतलब इश्क में फ़ोन कॉल सबसे पहले होती है, आजकल तो वैसे शायद स्टेज का ज़माने रहेगा, व्हाट्सएप डज द ट्रिक, एनीवे फ़ोन कॉल बराबर इश्क पहले है, ठीक है, ये तुम लिख सकते हो, और इश्क पहले, भाई जब तक काम ना कर लो ये इश्क विश्क के चक्कर में मत पड़ जाना तुम, फ़ोन कॉल बराबर, हिंदी में लिख लेते हैं यार, बराबर ठीक है जी। तो ये तुम्हारे ट्रेंड्स हो गए, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। अभी हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं या एप्लीकेशन की बात करते हैं, ठीक है जी। तो इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन काफ़ी सारी हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले नॉमेनक्लेचर ऑफ अ कंपाउंड। नॉमेनक्लेचर कैसे होता है? तो नॉमेनक्लेचर किस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन सा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो अब लिखो एप्लीकेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ईएन, एप्लीकेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ईएन, ठीक है। तो एप्लीकेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ईएन, ठीक है जी। तो क्या क्या है? पहली चीज़ तो ये है कि कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड जो होता है, ठीक है, एवरी कोवेलेंट कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय नॉन मेटल्स ओनली, है ना। मोस्टली नॉन मेटल से ही कोवेलेंट कंपाउंड बनता है, मेटल से या नॉन मेटल से मिलकर आयनिक कंपाउंड बनता है ना। तो लिखो इसमें सबसे पहले एनी कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, any covalent bond is formed by non-metals, any covalent bond is formed by non-metals, and compounds containing non-metals and compounds containing non-metals are known as binary compounds, and compounds containing non-metals are called binary compounds, ठीक है। अब इसमें जो लिखना है वो ये है कि जिसकी ज़्यादा, जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे HCl, ठीक है, या तो मैं इसको ClH क्यों नहीं लिखता? क्योंकि देखो अगर मैं HCl की बात कर रहा हूँ तो ये जो Cl है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और H कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। और इसका अगर मैं नाम भी लिखता हूँ तो क्या है, अच्छा एक मिनट, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है विच इज़ 3 और ये कितना है 2.1। तो हमेशा ये देखोगे जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो उसके सिंबल में भी, जो कंपाउंड का सिंबल है उसमें भी बाद में आता है, कंपाउंड का जो फॉर्मूला उसमें बाद में आएगा, और जो नाम लिखोगे उसमें भी वो बाद में आएगा, ठीक है। और हमेशा IDE के सफिक्स से एंड होगा, इट विल एंड विद द सफिक्स ऑफ IDE, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो लिखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज ऑलवेज रिटन, मोर इलेक्ट्रो फर्स्ट, एक मिनट हो जाओ, फर्स्ट तो हमने लिखवाया नहीं ना, इसमें नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड बोला था ना मैंने, अच्छा ठीक है पहले लिख ले फर्स्ट नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड। तो नॉमेनक्लेचर हो चाहे नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड, ठीक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड लिखो। इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज रिटन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज रिटन after the less electronegative element, more electronegative element is written after the less electronegative element in symbol या in name and formula, ऐसे लिख लो, in both name and formula। यहाँ नाम में भी पीछे आ रहा है और फॉर्मूले में भी पीछे आ रहा है, in both name and formula, full stop, in name comma the name of the more electronegative element, in name comma the name of more electronegative element ends with IDE, ठीक है ना, IDE से एंड कर रहा है, ठीक है जी, विद द सफिक्स IDE, एंड्स विद IDE या विद द सफिक्स IDE, इसका सफिक्स IDE हो जाता है। एग्जांपल के तौर पे तुम देख ही रहे हो कि भाई इसकी 3 है, इसकी 2.1 है, तो लिखने का तरीका भी ये तरीका नहीं है, और यहाँ पे भी हमने इसे लिख लिया, ठीक है। इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं यार। यहाँ पे अगर मैं तुम्हें बात करूँ HF PCl3 ICl BR CL5, ठीक है, या एक मिनट भैया BR ICl3 PCl5, ठीक है। ये सारे के सारे जो हैं इनके नाम भी चाहे तुम देखो तो मैं बता सकता हूँ नाम क्या है। इसका नाम है हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसका नाम है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। देखो फॉस्फोरस
लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये पी से ही जाना जा रहा है, फास्फोरस नाम से ही बोल रहे हैं इसको पूरा, उसमें कुछ चेंज नहीं है। ये आयोडीन क्लोराइड, आयोडीन ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो ऐसे जितने भी नाम है तुम जानते हो ऑलरेडी, मैं इसके नाम नहीं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट लिखो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, ठीक है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। ये परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या हुआ, देखो भाई, कोई भी बॉन्ड एक्सेप्ट फॉर वो कंपाउंड्स जो कि सेम एलिमेंट से मिलके बने हैं, जैसे अगर मैं तुम्हें सेकंड पॉइंट लिख लेना है इसमें, पहले सेकंड लिखो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। अगर मैं तुम्हें ये दो कंपाउंड देता हूँ H2 और HF, ठीक है जी, तो इसमें क्या है, H और H ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया होगा और इनके बॉन्ड के बिल्कुल बीच में इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड लाई कर रहा होगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किए हैं वो एग्जैक्टली बीच में कहीं पे होंगे, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो इनमें कभी भी बॉन्ड सेपरेशन या ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शिफ्ट नहीं होंगे कभी भी। अगर शिफ्ट नहीं होंगे तो हम कह सकते हैं ये प्योरली कोवेलेंट है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि शिफ्ट हो गए हैं थोड़े से F की तरफ, तो हम कहेंगे कि इसमें कुछ आयनिक कैरेक्टर है। इसको देखो ध्यान से, मान लो मैं दो ऐसे एक्सट्रीम्स ड्रॉ करूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्योरली कोवेलेंट, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्योरली आयोनिक, ठीक है जी, प्योरली कोवेलेंट एंड प्योरली आयोनिक। अच्छा, प्योरली कोवेलेंट का मतलब क्या हुआ कि ए और ए के बिल्कुल मिडिल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो एकदम मिडिल में है, इन द मिडिल, ठीक है। तो इन द मिडिल होने का मतलब है किसी भी एक तरफ झुके हुए नहीं है यार, इस तरफ या इस तरफ कहीं नहीं गया हुआ, एकदम बिल्कुल मिडिल में है। तो ये कंडीशन होती है कोवेलेंट की, अगर प्योरली कोवेलेंट हुआ। प्योरली आयनिक का मतलब होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो या तो इसके पास चले गए या फिर इसके पास, कंप्लीटली एक बंदे के पास चले गए, है ना। तो हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखेंगे, मान लो ए बी है कुछ, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा, इस तरीके से हम आयनिक को देखते हैं। तो हमेशा प्योरली आयनिक का मतलब है पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन हैज़ बीन गिवन टू वन ऑफ देम, है ना। इसका इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा इसको दे दिया गया है, जबकि यहाँ पे दोनों के इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल मिडिल में है। गॉट दिस। लेकिन एक्सेप्ट ऑफ फ्यू ये केसेस नहीं होते, ये तो कभी भी नहीं होता, ये केस तो कभी भी नहीं होगा, 100% आयनिक तो कभी नहीं होता। ये 100% कोवेलेंट हो सकता है, जैसे मैंने HH की बात करी, यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स कैन लाई बिटवीन देम, H और H के बीच में लाई कर सकते हैं, तो ये प्योरली कोवेलेंट हो सकता है। लेकिन इसके और जैसे F2 हो गया, Cl2 होगा, इनके अलावा बाकी जितने भी कंपाउंड्स होंगे ना तो वो 100% कोवेलेंट होंगे, ना वो 100% आयनिक होंगे, ठीक है। उसमें बस ऐसा होगा कि कैरेक्टर जो होगा वेरी करेगा, परसेंटेज कैरेक्टर वेरी करेगा। उसमें हो सकता है 90% कोवेलेंट कैरेक्टर हो, 10% आयनिक कैरेक्टर हो, या हो सकता है 80% आयनिक कैरेक्टर हो, 20% कोवेलेंट कैरेक्टर हो, है ना। तो इतना क्लियर है कि इन पर्टिकुलर कंपाउंड्स के अलावा बाकी और जितने भी कंपाउंड्स होंगे उनका कुछ परसेंट कैरेक्टर कोवेलेंट होगा और कुछ परसेंट कैरेक्टर आयनिक होगा, इतना क्लियर है, ठीक है। तो उसमें लिखो, क्या लिखा हमने, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर या नेचर ऑफ बॉन्ड। सेकेंड इज परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर और नेचर ऑफ बॉन्ड, ठीक है, और नेचर ऑफ बॉन्ड। इसमें लिखो, नो बॉन्ड इज 100% कोवेलेंट, नो बॉन्ड इज 100% कोवेलेंट और 100% आयनिक, नो बॉन्ड इज 100% कोवेलेंट और 100% आयनिक। ब्रैकेट में लिख लेना एक्सेप्ट फॉर एलिमेंट्स, एक्सेप्ट फॉर मॉलिक्यूल्स मेड फ्रॉम, या होमोएटॉमिक, ऐसे लिखो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, एक्सेप्ट फॉर होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और उसमें लिखो एवरी बॉन्ड, मतलब फुल स्टॉप के बाद, एवरी बॉन्ड हैज़ सर्टेन कोवेलेंट कैरेक्टर एंड सम आयनिक कैरेक्टर, एवरी बॉन्ड हैज़ सम कोवेलेंट कैरेक्टर एंड सम आयनिक कैरेक्टर। तो ये दिख रहा है तुमको, तो हमेशा जो भी बॉन्ड होगा वो इन दोनों के बीच में कहीं पे लाई करे, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका एक गाइड है हमारे पास, तो लिख लो इस गाइड को, व्हेन XA माइनस XB, ठीक है। ये एग्जाम्पल है किसका, जब XA माइनस XB इक्वल्स टू 0 है। ये पहला जो हमने एक्सेप्शन बताया ना, ये वो है, जब XA माइनस XB 0 है तो बॉन्ड विल बी प्योरली कोवेलेंट। लिखो इसमें, बॉन्ड विल बी प्योरली कोवेलेंट, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा केस क्या आएगा, ये अभी दूसरे केस का एग्जांपल नहीं है, ये तो मैंने इसके आगे इसलिए लिख दिया क्योंकि दूसरे का पहले वाले का एग्जांपल था। XA माइनस XB जो है वो पॉजिटिव है ना, वो पॉजिटिव है बट स्मॉल, लेकिन स्मॉल है, छोटा है, 0.2 0.3 इस तरीके से कुछ है ना। तब क्या है कि अब 100% कोवेलेंट नहीं होगा, होगा तो आयनिक भी, लेकिन मेजरली या मोस्टली
कोवेलेंट होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर विल डोमिनेट। तो लिखो इफ XA माइनस XB इज पॉजिटिव येट स्मॉल, इफ XA माइनस XB, सॉरी XM क्यों लिख दिया मैंने, XB इज पॉजिटिव येट स्मॉल, ऐसे करके लिख लो। तो स्लाइटली आयनिक एंड प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट, ठीक है। तो हम ऐसे बॉन्ड को क्या कहते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। गॉट दिस? और कहाँ थे, हाँ ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पर XA माइनस XB, ये अराउंड 1.9 आ जाता है। अगर ये अराउंड 1.9 आता है तो यहाँ पर दोनों के दोनों कैरेक्टर जो होते हैं इक्वल हो जाते हैं, 50-50% हो जाते हैं, ठीक है। तो लिख लो XA माइनस XB इक्वल्स टू 1.9, 50% कोवेलेंट, 50% आयनिक। अगर तुम्हें नंबर से ज़्यादा प्यार है तुम ये लिख सकते हो कि आयनिक इज लेस देन 50%, ऐसे लिख लेना, ऐसे लिख सकते हो। और यहाँ पर क्या लिख लोगे, XA माइनस XB इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2.1 ही है, ठीक है। वेरी हाई 1.9 रख लो, हाँ 2.1 रख लो, इससे अगर बहुत ज़्यादा होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर इज लेस देन 50%, या प्रीडोमिनेंटली आयनिक कह सकते हो, प्रीडोमिनेंटली आयनिक स्लाइटली कोवेलेंट। तो जिनको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं वो इस कैटेगरी में या इसमें फॉल करेंगे, और जिनको हम कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं वो इनमें फॉल करेंगे। ये बीच के कहीं के हो गए, है ना इधर के ना उधर के, बेपेंडिकुलर होते, ठीक है। क्लियर होगी बात? तो इसमें एग्जांपल्स तुम देख सकते हो, यू कैन टेक द एग्जांपल्स ऑफ HCl, HBr, यहाँ पर क्या होगा H2O2 Cl2 F2, ये सारे होंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल तुम CH4 देख सकते हो, है ना। इसमें C और H की जो CH4 का तो फिर भी नहीं, एक मिनट रुको, नहीं, ये तो हम गलत एग्जाम्पल दे रहे हैं। इसका एग्जाम्पल ऐसा जब भी मेरे को याद नहीं आ रहा, क्योंकि किसी भी अगर तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखोगे तो उनके बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए 1.9 से 2.1 तक आसपास होना चाहिए, ठीक है। और 2.1 से ऊपर अगर हो गया तो तुम्हारा कोवेलेंट कैरेक्टर खत्म, ठीक है। तो चाहे तुम अगर KCl की बात कर लो इसमें या NaCl की बात कर लो तो वो कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं होता, उनका आयनिक कैरेक्टर होता है। इसके एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, ये हो गया NaCl, KCl एक्सेट्रा, ठीक है जी, ये हो गए। गॉट इट? नाउ द थर्ड वन इज, अच्छा इसमें फॉर्मूला तो मैंने दिया नहीं तुमको, देखो भाई फॉर्मूला जो है इसका वो उसको बोलते हैं हम हैमी स्मिथ फॉर्मूला, ठीक है, हैमी स्मिथ इक्वेशन। तो x 1.6 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, मैं तभी तो कहूँ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर 1.6 इंटू XA माइनस XB प्लस 3.5 इंटू XA माइनस XB का होल स्क्वायर, ये तुम्हारा फार्मूला है, ठीक है ना। क्लियर होगी बात? तो इस फॉर्मूले को भी याद कर सकते हो। अगर इस फॉर्मूले में तुम 50% रख रहे हो इसको, तो तुम्हारी XA माइनस XB की जो वैल्यू आएगी, XA माइनस XB की जो वैल्यू आएगी हमेशा वो 2.1 के आसपास आएगी, ठीक है। तो तुम बोल सकते हो सर कि यहाँ पे आपने 1.9 क्यों लिखा है, ठीक है। हर एक में एग्जैक्टली रिजल्टली वे फॉलो नहीं होता, ठीक है ना, थोड़े बहुत अप्रॉक्सीमेशन रहेंगे। बट तो तुम इसको एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें क्या क्वेश्चन है कि आयनिक कैरेक्टर ऑफ HF बॉन्ड, आयनिक कैरेक्टर ऑफ HF बॉन्ड, अगर मैं HF बॉन्ड का आयनिक कैरेक्टर निकालना चाहता हूँ तो इसमें क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, परसेंटेज इक्वल टू 1.6, ठीक है। H की क्या होती है 2.1 अभी बताया था, उसकी 4 होती है, तो इनके बीच में कितना आ रहा है डिफरेंस, एक्जैक्टली 1.9, ठीक है। तो अगर तुम 1.9 देखो तो इसका 50% आयनिक कैरेक्टर होता है। अच्छा इसका एग्जाम्पल HF के दे सकते हैं अपन, दिस कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ HF, ठीक है। XA माइनस XB, ये फॉर्मूला लगा लो, मतलब कितना आ जाएगा, 1.9 आ जाएगा। हालांकि इसको अगर तुम फॉर्मूले को यूज़ करोगे ना तो इसका जो वैल्यू आएगी ये कितना, अच्छा सॉरी 1.6 नहीं, ये 16 है, सॉरी ये 16 है भाई, ठीक है। तो 16, ये टोटल जो वैल्यू आती है 43 समथिंग आती है, अप्रॉक्सीमेटली 43 पॉइंट समथिंग आएगी, ठीक। तो इसका जो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होता है 50% होता है। हालांकि इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि एक्चुअली में कितना है, अगर तो उसने तुमसे पूछा और तुम्हें इनकी XA XB वैल्यूज़ याद हैं तो तुम ये फॉर्मूला यूज़ करो, जो आंसर आएगा वो तुम्हें रिपोर्ट करना है, दैट्स इट, दैट्स व्हाट यू नीड टू डू, ठीक है। थर्ड लिखो, स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉन्ड।
स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉन्ड का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों जो एटम्स हैं इनके बीच में कितना अट्रैक्शन है, जितना ज़्यादा इनके बीच में काइंड ऑफ ये बंधे हुए होंगे एक दूसरे से, उतना स्ट्रांग बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो थर्ड पॉइंट है दैट इज दी स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉन्ड। तो स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉन्ड में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है तो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्ट्रेंथ लिख देते हैं पहले, स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉन्ड, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वाज आई, यस, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, जैसे फॉर एग्जांपल HCl की बात करो, ठीक है, और HBr की बात करो, इसमें ये कितना है 2.1 और ये 3 है, तो यहाँ पे 0.9 है डिफरेंस। यहाँ पे कितना है, ये 2.1 है और ये 2.8 है, यहाँ 0.7 है। और H और I की बात करो, यहाँ ये 2.1 है और ये 2.5 है, यहाँ 0.4 है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस घट रहा है, तो इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ भी घट रही है। तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी। तो लिख सकते हो उसमें, हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, हायर इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ, या स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, ऐसे लिख लो, स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, ठीक है, स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड। तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, ये इससे वीक है, ये इससे वीक, ठीक है, इतना लिख लो। इसमें सबसे वैसे अगर तुम HF का एग्जांपल लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, इसमें तो 1.9 होता, गॉट इट, ठीक है। अच्छा, अब फोर्थ वाला पॉइंट लिखो, फोर्थ इज मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होती है उसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है और मेटालिक कैरेक्टर उतना ही कम होता है। तो यही चीज़ लिखनी है, मेटालिक कैरेक्टर किसी का भी एलिमेंट का तुम जान सकते हो उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे, ठीक है। तो लिखो मेटालिक कैरेक्टर, लिखो मेटालिक कैरेक्टर, इसमें लिख दो हायर, या ऐसे लिखो, हाँ, हायर द EN, higher the non-metallic character, and higher the non-metallic character, higher the non-metallic character and lower the metallic character। तो metallic character कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा, and vice versa कह सकते हो, ठीक है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि डाउन द ग्रुप कैसा होता है और वो सब चीज़ें, ठीक है, ओके। तो F is the most non-metallic element and CS is the most metallic element, ठीक है। और एक और चीज़ साथ में लिख लो कि जब नॉन मेटालिक होगा ना तो वो उसका कैरेक्टर एसिडिक भी होगा, और जो मेटालिक होगा उसका कैरेक्टर बेसिक होगा, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो वो एलिमेंट एसिडिक कंपाउंड्स बनाएगा, और अगर मान लो मेटालिक, या यूँ कह लो कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो वो एलिमेंट बेसिक कंपाउंड्स बनाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ लिख लो, higher electronegativity means that the element will make, the higher electronegativity means that the non-metal, that the element will make acidic compounds, and low electronegativity means, कार्ड लेके नहीं गया ना, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स द एलिमेंट विल मेक बेसिक कंपाउंड्स, ठीक है। लास्ट लिखो नेचर ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है, या नेचर ऑफ AOH बॉन्ड लिखो, नेचर ऑफ AOH बॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ होने वाला है। बाकी जो छोटे छोटे हैं ये तो तुम्हारा एक जनरल नॉलेज हो गया यार, ये तो पता होना ही चाहिए, लेकिन जो ये अब बता रहा हूँ ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेचर ऑफ AOH बॉन्ड, ठीक है जी। अगर मैं बात करता हूँ AOH बॉन्ड की, ठीक है, तो तुम ध्यान से अगर देखो, अगर ये पार्ट टूटता है तो हम कहते हैं कि ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा AO- प्लस H प्लस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बेसिकली दिस इज एक्टिंग एज एन एसिड, ठीक है जी। और अगर भाई साहब ये बॉन्ड टूटता है ना, OH उधर निकल जाता है, तो हम कह सकते हैं दैट इट विल गिव अस A प्लस प्लस OH माइनस, बेसिकली दिस इज एक्टिंग एज अ बेस, ठीक है। तो हाँ है ना, एसिड का मतलब क्या हुआ, जो H प्लस दे दे, बेस का मतलब क्या हुआ, जो OH माइनस दे दे, है ना, H प्लस OH माइनस, ठीक है। इतना क्लियर है। अगर ये वाला बॉन्ड टूटे तो वो मिले, ये वाला बॉन्ड टूटे तो ये मिले। अब हमें डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सा वाला टूटेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ इसको बताने से पहले मैं बताता हूँ कि
ये जो AOH लिखा है ना, यूजुअली तुम्हारा जो बेसिस होते हैं वो इस तरीके से लिखे होते हैं, जैसे NaOH लिखा होगा, जैसे KOH लिखा होगा। तो जब ये लिखे होंगे ऐसे तुम एकदम से देख लो सर ये तो OH है, ये तो बेस है, ये तो OH है सर, ये तो बेस है। अच्छा, अगर मैं इसको, जैसे एसिड का एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ये, अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो तुम बोलोगे सर ये क्या है? अगर इसको ध्यान से देखो तो ये क्या है? H2SO4, इट इज़ दिस। तो H2SO4 को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, इसमें OH दिख रहा है। तो अगर ऐसे OH दिखेगा तो तुम इसको बेस मत मान लेना, इसको बेस मत मान लेना, ठीक है। तुम इसका अगर स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो देखो ये है, ठीक है, इसमें देखो 2 OH है। क्लियर होगी बात? बस इतना है कि इसमें जो टूटने वाला है वो ये होता है, इंस्टेड ऑफ SOOH बॉन्ड टूटता है। क्लियर है? वो क्यों टूटेगा हम बताएंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, दोनों में OH होता ही है ना, दोनों में OH होगा ही। लेकिन पॉइंट इज कि टूटेगा कौन सा बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला टूटेगा तो एसिड, ये वाला टूटेगा तो बेस। ठीक है, ओके। नाउ इसमें लिख लो पहले, इस तरीके से अगर हो गया। अच्छा चलो पहले यहाँ पे तुम्हें दिखा देते हैं। इसका अगर मैं लिखूँ 3.5 होता है, इसका 2.1 होता है, और मान लो इसका XA है ना, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। हमें नहीं पता ना ए क्या है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक। अच्छा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर मैं देखूं, एक मिनट रुको, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1.4। क्लियर है? अच्छा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर मैं देखूं वो कितना है? XA माइनस, या एक मिनट, 3.5 से ज़्यादा नहीं होगा XA। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा सिर्फ एक का होता है फ्लोरीन का, और फ्लोरीन का कभी भी ऐसा कोई कंपाउंड नहीं बनता। तो ये ध्यान रखो, इसमें आएगा 3.5 माइनस XA। ठीक है, कूल। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसको बताने से पहले इस चीज़ की। जैसे मान लो AB बॉन्ड है, अगर ये पोलर है, मान लो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये टूटते कब है? अगर मैं इसको सॉलिड फॉर्म में रखूँ, इस सॉल्ट को, मान लो ये आयनिक कंपाउंड ही है, मान लो ये आयनिक कंपाउंड है, तो क्या सॉल्ट ऐसे रखे रखे आयंस में कन्वर्ट हो जाता है क्या? नहीं। तो सॉलिड फॉर्म में कभी कन्वर्ट नहीं होता। लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड मतलब अगर उसको तुम पिघला दो सॉल्ट को, तो भी वो आयंस में कन्वर्ट नहीं होगा। सॉरी, सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा, सॉरी लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में भी नहीं होता। लेकिन अगर तुम्हें देखना है कि ये एक्चुअली में टूटता कब है, तो जब हम इसको H2O में ऐड करते हैं, तो कोई भी सॉल्ट हो, कोई भी आयनिक कंपाउंड हो, जब हम उसको H2O में ऐड करते हैं तब जाके वो A प्लस B माइनस में टूटता है। ऐसा क्यों होता है कि ये देखो, A और B मान लो ऐसा है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, तो अच्छा जी, अब यहाँ पर देखो जो H2O है, H2O एक ऐसा मॉलिक्यूल है ना जिसमें पोलराइजेशन कुछ ऐसा होगा। भाई इसमें कुछ O का 3.5 है, इसका 2.1 है, इसका 2.1 है, इसका 3.5 है। तो ये 3.5, ये 2.1, इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रॉन किधर खिसके होंगे? इसकी तरफ। तो इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव। इन दोनों के ऊपर फिर इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि इसका, इस मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव पार्ट है वो O है, और इसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो H है। क्योंकि ये पॉजिटिव है तो O इसके आसपास ऐसे आ जाएंगे, इस तरीके से। देखो ये प्रोसेस मैं पूरा नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि ये अगले चैप्टर में समझाना ही है मुझे, बस इतना बता रहा हूँ कि जब O इसके पास आ जाएंगे तो यहाँ पर एक पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, मतलब अट्रैक्शन होगा ना, और अट्रैक्शन होता है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है, और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी तो एनर्जी रिलीज होगी। सेम वे यहाँ पर जो पॉजिटिव पार्ट है H का, वो H2O का, वो इधर आ जाएगा इस तरीके से, हाँ है ना। ठीक है, इधर भी अगर जो भी इनके बीच में इंट्रैक्शन होगा उसके जैसे अट्रैक्शन होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो सॉल्वेशन कहते हैं इसको, सॉल्वेशन या हाइड्रेशन, सॉल्वेशन और हाइड्रेशन। ठीक है जी, सॉल्वेशन या हाइड्रेशन, इस प्रोसेस को जो ये हो रहा है। ठीक, मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ, इसको अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। द ओनली थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज कि ये अपने आप से नहीं टूटता, ये जब तक हम इसे किसी लिक्विड में, फॉर एग्जांपल H2O में डिसॉल्व नहीं करते, तब तक ये बॉन्ड टूटेगा नहीं। और बॉन्ड टूटने के लिए कहीं ना कहीं से तो एनर्जी चाहिए, कहाँ से मिलेगी? यहाँ जो एनर्जी रिलीज हुई और यहाँ जो एनर्जी रिलीज हुई उसकी वजह से टूटता है। तो क्या बनेगा? A प्लस और B माइनस। समझ में आ गया कि कैसे होता है ये? क्लियर हुई ये बात? तो इट विल नेवर ब्रेक ऑन इट्स ओन, इट्स ओनली आफ्टर सॉल्वेशन और हाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ H2O और एनी अदर लिक्विड सो फार। उनके बेसिस, लाइक उनके प्रेजेंस में इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन, लाइक यू कह लो एनर्जी रिलीज होगी, इस प्रोसेस से एनर्जी रिलीज होगी फॉर द टाइम बिंग, और एनर्जी रिलीज होगी तो इस तरीके से ये टूट जाएंगे। गॉट इट? ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि देखो
यहाँ पर देखो चाहे यहाँ पे देखो, कोई ना कोई एक बॉन्ड तो टूटेगा ना। अगर ये टूटा तो ये होगा, ये टूटा तो ये होगा, मतलब बेस होगा। हाँ है ना, ये तो बात हुई ना फाइनली, टूटना कोई एक है। अब टूटेगा कौन सा? टूटेगा वो वाला जो ज़्यादा पोलराइज्ड है, जिसके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है। ठीक है, टूटेगा वो जिसके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है। गॉट दिस? ठीक है, तो लिखो एनी कंपाउंड या एनी बॉन्ड नीड्स एनर्जी टू बी ब्रोकन, नहीं या ऐसे लिखो, टू ब्रेक एनी बॉन्ड एनर्जी इज नीडेड, टू ब्रेक एनी बॉन्ड एनर्जी इज नीडेड, टू ब्रेक एनी बॉन्ड एनर्जी इज नीडेड एंड the bonds and the energy needed to break that bond is provided by the solvation or hydration as explained below। तो ये लिख लेना भाई, explained below, इसका बस इतना ये फिगर्स बना लेना कि यहाँ पे नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इस तरीके से, है ना, सॉल्वेशन से एनर्जी। ठीक है, क्लियर होगी बात? द मोर पोलर द बॉन्ड, ब्रैकेट में लिख लेना, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। द मोर पोलर द बॉन्ड, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, द मोर इजीली इट विल बी ब्रोकन बाय सॉल्वेशन। द मोर इजीली इट विल बी ब्रोकन बाय सॉल्वेशन, क्योंकि सॉल्वेशन एनर्जी ज़्यादा होगी ना उस केस में। भाई मान लो ये चार्ज सेपरेशन बिल्कुल जीरो है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे नहीं, और जितने कम और वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे उतनी कम सॉल्वेशन एनर्जी होगी, है ना। तो इसलिए टूटना किस पे डिपेंड करेगा कि कितना पोलराइजेशन है, और पोलराइजेशन किस पे डिपेंड कर रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है। तो हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, है ना, मोर द पोलराइजेशन, हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, हायर विल बी द सोर्स सॉल्वेशन एनर्जी एंड ईजियर टू ब्रेक दैट बॉन्ड। तो इन दोनों में से कौन सा बॉन्ड पहले टूटेगा? जो ज़्यादा पोलराइज्ड होगा या जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगी। अगर 3.5 - x से 1.4 से कम है तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और अगर ये इससे ज़्यादा है तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर 3.5 - x से, ठीक है, इसका जो मॉड है इट इज़ ग्रेटर दैन 1.4, तो AO बॉन्ड ब्रेक्स। ठीक है, और अगर यहाँ पर अगर तुम देखो 3.5 - XA इज़ ग्रेटर दैन, था ना, इज़ लेस दैन 1.4, तो क्या होगा? OH बॉन्ड ब्रेक्स। क्लियर होगी बात? OH बॉन्ड ब्रेक, AO बॉन्ड ब्रेक करेगा तो बिहेव्स लाइक या यू नो फर्निशेस OH माइनस इन द सोल्यूशन, behaves like a base, furnishes H plus in the solution, behaves like an acid। क्लियर होगी बात? सिंपल समझ में आ गया ये किस तरीके से है? बस इतनी चीज़ जाननी थी तुम्हें कि कौन सा ज़्यादा पोलराइज्ड होगा और वो ब्रेक क्यों करेगा, क्योंकि क्वेश्चन यही आएगा कि सर ऐसा ज़्यादा होने से ब्रेक क्यों करेगा, क्योंकि सॉल्वेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, है ना। जिसमें सॉल्वेशन एनर्जी ज़्यादा होगी वो वाला बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, तो लिखो, इधर लिखना, वेयर, इसके लिए एक जेनरिक स्टेटमेंट लिखा रहा हूँ, वेयर OH इज कनेक्टेड टू मेटल और पॉलीएटॉमिक कैटायन। देखो भाई, मेटल और O का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वही, इसका मतलब जो है यहाँ पे ये बताता हूँ, ये तभी ज़्यादा होगा जब ये बहुत कम हो, और बहुत कम किसका होता है? मेटल्स का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम किसकी होती है? मेटालिक एलिमेंट्स की, है ना, जो मेटल्स होंगे। ठीक है, तो लिखो, वेयर OH इज कनेक्टेड टू मेटल और पॉलीएटॉमिक कैटायन, पॉलीएटॉमिक कैटायन, ये तब पॉसिबल है। कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं इसमें? ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, NaOH, KOH, यहाँ पर NH4OH लिख सकते हो, जिसमें NH4+ जो है वो पॉलीएटॉमिक कैटायन है, CaOH होल ट्वाइस लिख सकते हो। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? गॉट इट? AO बॉन्ड मोर पोलर पॉसिबल ओनली व्हेन इज मेटल। ठीक है, ओके। और यहाँ पे एक लास्ट लाइन लिख लो, ये कब होगा? जब जो OH है वो किसी नॉन मेटल से कनेक्टेड हो। ठीक है, तो लिखो, वेयर OH इज कनेक्टेड टू अ नॉन मेटल, वेयर OH इज कनेक्टेड टू नॉन मेटल। यहाँ पे तुम देख ही चुके हो कि जो OH है वो S से जुड़ा हुआ है, और S और O के बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखेंगे तो 1 है ना, 1.4 से कम है। ठीक है, इस तरीके से तुम HNO2 की बात कर सकते हो, HNO3 के लिए बात कर सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये जो होते हैं सारे के सारे ऑक्सी एसिड्स कहलाते हैं। ठीक है, ऑक्सी एसिड्स 2 प्रकार के होते हैं, अभी मैं बताऊंगा, ऑक्सी एसिड्स और हाइड्रो एसिड्स। ठीक है, हाइड्रो एसिड्स में जो H+ होता है, जो निकलने वाला H होता है, दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सेंट्रल एटम। ठीक है,
और यहाँ पर ऑक्सी एसिड में H जो निकलने वाला H होता है वो सेंट्रल एटम से डायरेक्टली ना कनेक्ट होते हुए O के थ्रू कनेक्ट होता है। क्लियर होगी बात? एनीवे इसको मैं अभी बताऊंगा ही, तो उसकी टेंशन मत लो। अभी के लिए बस तुम ये देखो कि इसमें जो H होगा हमेशा O के साथ जुड़ा होगा और O किसी नॉन मेटल के साथ में जुड़ा होगा। यहाँ पे देखो, है ना, तो ये ऑक्सी एसिड्स के लिए ट्रू है। गॉट इट? ठीक है जी। तो नेचर ऑफ बॉन्ड ये समझ में आ गया तुमको? कूल। आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। नोबल गैसेस के लिए लिख लो, नोबल गैसेस के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 ली जाती है। इट इज अज्यूम टू बी 0। ठीक है। और एक और चीज लिख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है वो 1.36 से 2.4 के बीच में वेरी करती है। देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरीज बिटवीन 1.36 एंड 2.4, बिटवीन 1.36 एंड 2.4। और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की जो होती है 1.1 से लेकर 1.3 तक, 1.1 से लेकर 1.3 तक। ठीक है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये चीज़ भी लिख लेना। तो यहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गेट्स कंप्लीटेड।